हे व्हाट्सअप गाइस, तो आगे सभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 4 और क्या हुआ जिस मूवमेंट से कैसे इंडिया एक यूनियन बना। हम लोग आज की इस वीडियो में इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, तो चलिए गाइस, अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आर्टिकल 2 और 3 क्या होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग आर्टिकल 2 और 3 नहीं समझेंगे तो आर्टिकल 4 आप लोग चांसेस है कि नहीं समझ में आएगा। तो वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 2 और 3 का, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आर्टिकल 1 का भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप लोग उस वीडियो को वहां पे देख सकते हैं। तो गाइस, आर्टिकल 2 में क्या होता था? आर्टिकल 2 में ये था कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री भारत में मिलना चाहता है और संसद की परमिशन है उसको मिलाने के लिए, तब वो फ्रीली संसद उस राष्ट्र को लीगली इंडिया में मिला सकता है। और आर्टिकल 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी राज्य के नाम के साथ छेड़खानी की जा सकती है। संसद उसके किसी भी राज्य के नाम के साथ छेड़खानी कर सकता है, चाहे वो नाम में हो, नाम बदल सकता है, क्षेत्र बदल सकता है, उसका बॉर्डर छोटा या फिर बड़ा कर सकता है। तो ये था आर्टिकल 3 में। तो इस आर्टिकल 4 में क्या होता है? आर्टिकल 4 में जैसे दो टाइप के लॉ होते हैं। एक लॉ होता है जिसका पालन करने के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता होती है, और दूसरा लॉ वो होता है जिसमें प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस लॉ में प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 को हम लोग कहते हैं जिसमें प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो आर्टिकल 2 और 3 के संशोधन को, मतलब उसको करने के प्रैक्टिस को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। यानी कि इसके संशोधनों को, इसके प्रैक्टिस को करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। 368 में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी भी अगर आर्टिकल में 368 मिला होता है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। पर अगर जिसमें नहीं मिला हुआ है 368, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के नाम पे सूचना देकर उस कार्य को किया जा सकता है। तो आर्टिकल 4 में यही है कुल मिला के कि आर्टिकल 4 में यही है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। 368 वो होता है जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, और अनुच्छेद 4 को 368 के बाहर रखा गया है। यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 का पालन बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के हो सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के नाम पे राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता होती है, और वो राष्ट्रपति उसको साइन करने के लिए बाध्य है। अगर वो राष्ट्रपति चाहता है कि राज्य का नाम बदला जाए, पर संसद ने चाहा कि राज्य का नाम नहीं बदलेगा, तब राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को अपना नाम चेंज करने का प्लान ड्रॉप करना होगा। तो यही हो गया आर्टिकल 4 में। अब देखिए, नाम चेंज किस हिसाब से होता है। वोटिंग होती है संसद में। जैसे मानिए 60% वोटिंग है कि राज्य का नाम बदला जाएगा, 40% है नहीं बदला जाएगा, तो मेजॉरिटी विंस, तो वो 60% का काम होगा। मतलब मेजॉरिटी विंस टाइप का हिसाब किताब है। जिसका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा वो वाला कार्य, वो जो वोटिंग परसेंटेज से जीता है वो उसका जो भी कार्य होगा वो अलग कार्य होगा। यानी कि 50% बहुमत की आवश्यकता होती है। 50% या फिर उससे ज़्यादा की बहुमत की आवश्यकता होती है कार्य को कराने के लिए। अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो संसद के 100% कार्यकर्ताओं में से 50 या फिर उससे ज़्यादा
परसेंट के 50 या फिर उससे ज़्यादा परसेंट के बहुमत की आवश्यकता होती है, 50 या फिर उससे ज़्यादा परसेंट के लोगों की अनुमति की आवश्यकता होती है, वरना उस प्लान को ड्रॉप कर दिया जाता है। अगर 49% भी होता है तब भी उस प्लान को ड्रॉप कर दिया जाता है, या तो 50 या फिर उससे ज़्यादा की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से संसद में बहुमत कराया जाता है। 50% या फिर उससे ज़्यादा की आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो राज्य को मिलाना हो, चाहे फिर किसी भी राज्य के साथ छेड़खानी करना हो। तो ये हो गया आर्टिकल 4 में यही लिखा गया है। अब मैं इसके नोट्स एक बार आप लोग को पढ़ा देता हूँ। तो कैसे आप लोग नोट्स पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। 368 वो होता है जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी कि उसके बाहर रखा गया, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। 50% बहुमत होनी चाहिए और राष्ट्रपति उस कार्य को करने के लिए बाध्य है, वो उस कार्य को करने के लिए मजबूर हैं। तो गाइस ये तो हो गया आर्टिकल 4 के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडिया एक यूनियन बना। जब इंडिपेंडेंस हुआ तो क्या क्या हुआ। तो जैसे जिन राज्यों को रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है, रेड कलर से, उन्हें हम लोग कहते हैं ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि वो ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर थे। और जो राज्य येलो से इंडिकेट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं देसी रियासत, यानी कि प्रिंसिपली स्टेट। वो स्टेट तो राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे, भारतीय राजाओं के द्वारा, पर वो राजा भी अंग्रेजों के एक नंबर के चमचे बने थे। तो उन जो राज्यों को जो कि चमचे बने हुए थे, उन राज्यों को हम लोग कहते हैं देसी रियासत, यानी कि प्रिंसिपली स्टेट। तो जो ब्रिटिश प्रोविंस है उसको तो यही था कि आप लोग को भारत में रहना है। जब आज़ादी हुई थी तब उन लोग को, ब्रिटिश प्रोविंस को, ये कोई हक नहीं था कि वो लोग अपनी जगह बदले या फिर जगह बदले। पर जो देसी रियासत थे उन लोग को ये ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप भारत में जाके मिलिए, या फिर पाकिस्तान में जाके मिलिए, या फिर अपना एक इंडिपेंडेंट देश बनिए। तो ये हक ब्रिटिश प्रोविंस वाले राज्यों को नहीं था, ये हक सिर्फ प्रिंसिपली स्टेट वाले राज्यों को था। तो इस कार्य को करने के लिए, यानी कि राज्यों को भारत में जोड़ने के लिए, कोई भी राज्य अलग ना हो, मतलब भारत के लोग तो, भारत की जो लॉ थे वो लोग तो यही चाहेंगे ना कि जितना बड़ा पॉपुलेशन उतना अच्छा। तो वो लोग पूरी कोशिश किए कि राज्यों को ज्वाइन किया जाए और उनको एक यूनियन बनाया जाए। यूनियन क्या होता है आर्टिकल 1 के वीडियो में डिस्कस किया था। नहीं देखा वीडियो तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है उस वीडियो की। तो वो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो उस राज्यों को वो लोग यूनियन बनाना चाहते थे। तो टोटल 552 देसी रियासत वाले राज्य थे, बाकी ब्रिटिश प्रोविंस बहुत थे। 552 देसी रियासत वाले राज्य थे। उन तीन लोगों को अपॉइंट किया गया सारे राज्यों को मिलाने के लिए और उनको यूनियन बनाने के लिए। वो तीन लोग जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन और वीपी मेनन। वीपी मेनन उस समय के IAS अधिकारी थे, वो थे सचिव जी। और दूसरे जो थे वो थे माउंटबेटन और तीसरे वीपी मेनन। तो ये तीन लोगों को जॉब दिया गया था मिलाने का। तो इन लोगों ने सक्सेसफुली 449 राज्यों को मिला दिया, सक्सेसफुली यूनियन बना दिया। पर तीन राज्य 459 मिल गए, 449 मिल गए, 452 थे, 3 बचे। उन तीन राज्यों के अलग ही नस्लेबाजी उन लोग की हो रही थी। तो उन तीन राज्यों पर बचे। अब जानते वो तीन राज्य क्या थे और कैसे वो राज्य फिर इंडिया में जाके मिले। तो वो तीन राज्य थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद का ये सीन था कि उन लोग को एक इंडिपेंडेंट देश बनना था, पर भाई बिचवा में से साउथ के बीच में हैदराबाद था। उस समय हैदराबाद एक स्टेट था, उस समय सिटी नहीं थी, उस समय एक स्टेट ही था। तो भाई हैदराबाद बिचवा में से कैसे निकल के तुम बन सकते हो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट में, ठीक है? कैसे बन सकते हो भाई? क्योंकि
साउथ के एकदम मिडिल में था हैदराबाद, तो कैसे बन सकते हो। पर अंग्रेजों ने तो खुली छूट दी थी कि आपको जो बनना है बन गए, तो भारतीय लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तो क्या किया, सरदार पटेल ने चारों तरफ से पुलिस भेज दी और वहाँ के क्रांतिकारियों को ठिकाने लगा दिया। मतलब समझ रहे हो ना, उस हिसाब से उस ऑपरेशन को किया गया जिससे क्रांतिकारियों को ठिकाना लगाया गया और लोगों को मतलब समझ रहे हो ना सही मार्ग पे ले आया सरदार पटेल। तो उस ऑपरेशन को, पुलिस भेजने के ऑपरेशन को और हैदराबाद के क्रांतिकारियों को लाइन पे लाने का जो ऑपरेशन हुआ था उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो किया गया था हैदराबाद के लोगों को समझाने के लिए। मतलब समझ रहे हो ना कौन सा समझाना, उन लोग को समझाया गया अच्छे से, ठीक है, उन लोग को समझाया गया और फिर हैदराबाद का अपना इंडिपेंडेंट राज्य बनने का सपना टूट गया। अब हैदराबाद तो फिर इंडिया में रह गया, हैदराबाद का बात खत्म। अब दूसरा राज्य बना जूनागढ़। जूनागढ़ क्या था, वहाँ की जो अधिकतर प्रजा थी, जूनागढ़ इस समय गुजरात में है, ठीक है, प्रेजेंट में गुजरात के आसपास है, ठीक है। उस समय जूनागढ़ के लोग का ये था, जूनागढ़ की अधिकतर प्रजा हिंदू थी पर वहाँ के राजा मुसलमान थे। तो राजा मिलना चाहते थे उसमें पाकिस्तान में, पर प्रजा वहाँ का विरोध कर रही थी। तो सरदार पटेल ने क्या किया, वहाँ पे वोटिंग करा दी, अधिकतर वोटिंग करा दी। ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, फिर वो लोग हिंदुस्तान में ही रहे, तो जूनागढ़ भी हिंदुस्तान में ही रहा। ये दोनों मैटर में सॉल्व हो गया। अब गजब मैटर आ गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ की अधिकतर प्रजा तो मुस्लिम थी पर राजा आपके हिंदू थे। हिंदू राजा का नाम था राजा श्री हरि सिंह। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला आपको इंडिपेंडेंट राज्य बनना है, हैदराबाद की तरह उनको इंडिपेंडेंट राज्य बनना था। तो उन्होंने क्या किया, अब वो इंडिपेंडेंट राज्य बनने गए। अब हिंदुस्तान तो कुछ कर नहीं सकता था उसमें, तो वो लोग अब इंडिपेंडेंट राज्य बनने गए। तो अब पाकिस्तानियों ने आतंकवादी घुसा दिए। पाकिस्तानियों की बात खल गई कि भाई अब कैसे हमारे में क्यों नहीं आया। तो पाकिस्तानियों को ये बात खल गई, उन्होंने आतंकवादी घुसा दिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में उन्होंने आतंकवादी घुसा दिए। अब राजा हरि सिंह भागे भागे आए कि नेहरू जी के पास कि नेहरू जी बचा लीजिए हमको, अगर हम इंडिपेंडेंट राज्य बनने गए तो ससुरा हमारा परिवार भी नहीं बचेगा। तब यही बोलते बोलते नेहरू जी ने बोला कि जाओ तुम सरदार पटेल से बात करो। सरदार पटेल ने कहा नहीं जाओ, तुम जाओ इंडिपेंडेंट राज्य बनो, जाओ। फिर हरि सिंह बोले नहीं भाई सरदार बचा लीजिए। फिर सरदार पटेल ने शर्त रखी कि तुम एसेशन लेटर यानी कि विलय पत्र पर साइन करो और भारत का पार्ट बनो। फिर हरि सिंह मजबूत होकर उस पर साइन किए। जब हरि सिंह उस पर साइन कर दिए तब अब जब जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया तब भेजे नेहरू जी अपनी फोर्स और वहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। अब मैं आपको ज्योग्राफी सुनिए, उन्होंने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। अब मानिए तब तक जब तक नेहरू जी ने जब तक सेना भेजी पर तब तक आतंकवादियों ने कुछ एरिया के लोगों को मार के वो एरिया हथिया लिया था, वो एरिया ले लिया था। उस एरिया को जिसको हथिया लिए फिर मिलिट्री सोल्जर्स आए और आतंकवादियों को खदेड़ दिया। पर तब तक वो पार्ट जो कि आतंकवादी दबोच लिए थे वो पार्ट आतंकवादियों को मिल गया। तो जम्मू कश्मीर जितना बचा उतने में फिर जम्मू कश्मीर बना और जो पार्ट आतंकवादियों ने जीता था उस पार्ट को हम लोग आज भी कहते हैं पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ऐसे पीओके बना था। तो फिर उसके बाद यही हुआ था। फिर उसके बाद थोड़ा सा नुकसान हुआ, कुछ भारतीय सैनिक भी मारे गए इसमें, पर फाइनली फल के तौर पे जम्मू कश्मीर भी अपना आ गया इंडिया में। पर गजब चौपट हो गया जब रिपब्लिक आया, भारतीय संविधान आया 1950 में। 1951 में सभाकारियों ने इंडिया के भारतीय राज्यों को 3 प्रकार में बांट दिया, ABCD। A फॉर ब्रिटिश प्रोविंस,
जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, बी फॉर प्रिंसिपली स्टेट यानी कि देशी रियासत, सी फॉर कमीशंस। कमीशंस क्या होता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कमीशंस क्या होता है वो थोड़ा मतलब समझिए, मेन सिटी जो थी किसी एरिया की मेन सिटी, उस पर ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया था, उसको कमीशंस कहते थे। और उसके बाद डी था यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासन। तो ये तीन में उन लोगों ने कर लिया। उस समय यूनियन टेरिटरी के नाम पे सिर्फ अंडमान निकोबार था। तो अब जनता ने अब प्रॉब्लम एक आई कि लोगों ने कहा कि भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दीजिए, यानी कि जहाँ पर गुजरात बोली जाती वहाँ पर, जहाँ पर मतलब भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दीजिए। जहाँ पर गुजराती बोली जाती है उसको गुजरात कर दीजिए, जहाँ पे मराठी बोली जाती है उसको महाराष्ट्र कर दीजिए। तो ऐसा प्रॉब्लम आया। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो कमेटी बैठी। वो दो कमेटी थी एसके धार आयोग समिति जो कि 1948 में बैठी थी, और दूसरी थी जेवीबी समिति जो कि 1948 में वो भी बैठी थी। हालांकि इन दोनों ने रिपोर्ट दिया 1949 में। तो 1948 में एक बात बैठी थी कि आप लोग भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दीजिए। फिर ये कमेटियां बैठी और 1949 में जब इन लोगों ने रिपोर्ट दिया तब इन्होंने सरासर विरोध कर दिया इसका कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर नहीं बांटा जाएगा। अब क्यों नहीं बांटा जाएगा वो पता नहीं भाई, मतलब क्यों नहीं, कुछ होगा भाई उन लोग का, कुछ नखरेबाजी वो लोग भी दिखा रहे होंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं बांटा जाएगा। फिर उस समय एक और क्रांति हुई। तो फिर इससे क्या हो गया, ये बात कट गई कि भाषा के आधार पर नहीं बांटा जाएगा। पर फिर एक बंदा था जिस पर उस समय क्या था, मद्रास से बहुत बड़ा शहर था। मद्रास में दो भाषाएं बोली जाती थी, तमिल भी तेलुगु भी। साउथ में तमिल, मद्रास के साउथ में तमिल और नॉर्थ में तेलुगु। तो वहाँ पे एक बंदा था जिसने बोला आप मद्रास को भाषा के आधार पर बांटिए, यहाँ में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है लोगों में। तो तब नेहरू जी बोले नहीं बेटा, तुमको जो करना है उखाड़ लो, हम नहीं बांटेंगे। तब उस समय एक आदमी था पेट्टू श्री रामलू, उसने 56 दिनों तक भूख हड़ताल की। फिर दिसंबर 1952 में वो भूख से मरा। इससे विरोध बैठ गया और नेहरू जी को मजबूर होकर उनको मद्रास को बांटना पड़ा। फिर 1 अक्टूबर 1953 को उन्होंने मद्रास को बांटा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की स्थापना की। वो दोनों, आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य है जिसका विभाजन भाषा के आधार पर किया गया। हालांकि तमिलनाडु बाद में बना, पहले आंध्र प्रदेश बना, इसलिए उसको पहला भाषाई राज्य कहते थे। फिर क्या हुआ, जहाँ पर तमिल बोली जा रही थी साउथ में, मद्रास को दो भाग बांटा गया। जहाँ पे साउथ, जहाँ पे तमिल वहाँ पे तमिलनाडु, जहाँ पे तेलुगु वहाँ पे आंध्र प्रदेश। और उस समय तमिल का आंध्र प्रदेश का कैपिटल था कुल्लूर, ठीक है, कुल्लूर। अब क्या हुआ कि अब जब गुजरात और भी राज्य सोचे कि अब जब ये लोग हड़ताल से राज्य का विभाजन कर सकते हैं भाषा के आधार पर, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। फिर गजब विरोध और बैठ गया भाई। तब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि अब भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सरकार ने सोचा कि अब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट में फजल अली आयोग चलाया गया, यहाँ पे केस चला। उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज थे फजल अली, उनका पूरा नाम था खान बहादुर सर सैयद फजल अली, उनको शॉर्ट फॉर्म में कहते थे फजल अली। तो उन्होंने केस चलाया और फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भारत को भाषा के आधार पर बांटा जाएगा। पर जो प्रजा थी जो कि भाषा के बांटने के विरुद्ध थी, उसने सोचा नहीं भाई, हम लोगों ने भी तो राज्य बनवाया है, हम लोगों ने तो वोटिंग की है, हम लोगों ने भी तो संसद बनाया है, तो हम नहीं बंटने देंगे। फिर 7वां संशोधन चलाया गया, 7वां अमेंडमेंट करवाया गया, ठीक है। 7वां संशोधन, कहीं याद रखना, 7वां संशोधन, 7वां अमेंडमेंट एक्ट
चलाया गया, जिसके तहत फाइनली भारत को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। पर ये नहीं था कि एक राज्य एक भाषा, कि गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात में रहेंगे, ऐसा कोई नहीं था। कोई भी कहीं पर रह सकता था। बस फॉर्मेलिटी के नाम पे भाषाओं को, राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। तो ये सीन भी खत्म। अब भाषा के आधार पर बांट दिया गया, सब सीन खत्म। अब तो उस समय टोटल 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए थे। पर अब जो पंजाब था, पंजाब में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। पंजाब के पहले का नाम था पंजाब पटियाला। उस समय पहले का नाम था पंजाब का पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। उसको हम लोग कहते थे पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू। उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। तो उसमें क्या क्या, जो नॉर्थ का हिस्सा जो कि हिमाचल को फेस करता था, उसका नाम रख दिया गया हिमाचल प्रदेश। जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी उसका नाम रख दिया हरियाणा। जहाँ पर पंजाबी बोली जाती थी उसका नाम रख दिया पंजाब। और जहाँ पर हरियाणा और पंजाब के बीच में कॉमन सिटी, जिसको दोनों का कैपिटल बना दिया गया, कॉमन कैपिटल बन गया, वो हो गया चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को देशी रियासत यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के बीच में आती है। तो इस हिसाब से 3 और स्टेट जो कि थे आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये 3 स्टेट और एक बड़े स्टेट से बढ़कर ये 3 स्टेट और बन गए। और उनका एक कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ भी आ गया। और इससे चंडीगढ़ को फिर देशी केंद्र शासित बनाया गया, जिससे एक यूनियन टेरिटरी और आ गया। आज के दिन प्रेजेंट में इंडिया में 28 आज के समय में प्रेजेंट में इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो गाइस यही था कि कैसे भारत यूनियन बना, कैसे सारे राज्य भाषा के आधार पर बांटे गए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 5 और 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। टिल देन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना गाइस, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट गाइस। हम लोग 75 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है गाइस, सो सब्सक्राइब। टिल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।